नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। यूपीएलटी, जीआईसी, जीडीसी, DSSB आदि प्रवक्ता परीक्षाओं की दृष्टि से सामान्य अध्ययन पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज प्रैक्टिस सेट 6 लेकर हाजिर हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। करंट अफेयर के साथ आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संकलन है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए एम.एन. रॉय, बी बी.आर. अम्बेडकर, सी एनी बेसेंट, डी जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए एम.एन. रॉय। इन्होंने 1934 में सबसे पहले संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा था। तो एम.एन. रॉय जो थे वो 1934 में सबसे पहले संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखे थे। फिर इसको 1935 में कांग्रेस ने 1935 में कांग्रेस ने इसे आधिकारिक मांग के रूप में अपनाया था। तो 1934 में सबसे पहले अपने विचार रखे थे, फिर 1935 में कांग्रेस ने इसको आधिकारिक मांग के रूप में अपनाया था और फिर 1940 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को पहली बार स्वीकार किया था। तो ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को कब स्वीकार किया था? तो 1940 में। इसे अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनथिंगो, इनका नाम थोड़ा अलग है, इनको प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। लॉर्ड लिनथिंगो, अगर आप लोग देख लीजिएगा, इनका नाम थोड़ा लंबा है। तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किए थे कौन? लॉर्ड लिनथिंगो। और 1940 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को पहली बार स्वीकार किया था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए एम.एन. रॉय। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, बी कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52, सी कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63, डी पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1746 से 48, ये सही है। कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक का युद्ध हुआ था। कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध है ये सुमेलित नहीं है। इसका डेट है 1749 से 1754। 1750 से 52 ये गलत है, 1749 से 1754 है इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 3, लीलावती के लेखक थे? ऑप्शन ए महावीराचार्य, बी हेमचंद्राचार्य, सी भास्कराचार्य, डी कालकाचार्य। तो लीलावती के लेखक कौन है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है भास्कराचार्य। लीलावती एक गणित विषय की महत्वपूर्ण ग्रंथ है। लीलावती गणित विषय से संबंधित है, गणित विषय की एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और भास्कराचार्य की एक पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि, उसी का ये भाग है एक, जो लीलावती है। सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है लीलावती, भास्कराचार्य द्वारा एक रचना सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है लीलावती। लीलावती जो है वो गणित विषय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 4, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी महापद्मनन,
डी शिशुनाग। तो ये सारे प्रश्न जो हैं अभी तक चारों हमने देखे हैं, ये सारे पूछे गए यूपी आयोग में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 5, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ए महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बी बंगाल के किसानों द्वारा, सी पंजाब के किसानों द्वारा, डी उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। तो एका आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। डी इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। ये एका आंदोलन कब हुआ था? 1921 से 1921 से 22। इसका मुद्दा जो था, एका एका आंदोलन का मुद्दा मुद्दा था निर्धारित लगान से, जो उस समय की लगान थी, निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूलने पर। लगान वसूला जाना इसका मुद्दा था। जो उस समय की निर्धारित लगान थी, जो लगान निर्धारित की गई थी, उससे 50% अधिक लगान वसूले जा रहे थे, यही इसका मुद्दा था एक आंदोलन का। और 1921 से 22 में हुआ था और उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा हुआ था। और इसका जो नेतृत्व किए थे, एका आंदोलन का नेतृत्व जो किए थे, वो पिछड़ी जाति के मदारी पासी थे। पिछड़ी जाति के मदारी पासी थे। तो इस तरीके से एका आंदोलन कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 6, भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जैतापुर महाराष्ट्र, बी मीठी विरडी गुजरात, सी हरिपुर हरियाणा, डी कुवड्डा आंध्र प्रदेश। तो आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो जैतपुर महाराष्ट्र में है, मीठी विरडी गुजरात, हरिपुर हरियाणा। तो ये ऑप्शन जो है ये गलत है। हरिपुर जो है हरियाणा में ना होकर ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में हरिपुर है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हरिपुर पश्चिम बंगाल में है, न कि हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए आइल ऑफ मैन, बी सेंट मार्टिन द्वीप, सी नॉरफॉक द्वीप, डी परासर द्वीप। तो लवण पटल संसाधनों के लिए कौन सा द्वीप जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सेंट मार्टिन द्वीप। सेंट मार्टिन द्वीप यहाँ आया था 1493 में कोलंबस। यहाँ 1493 में कोलंबस आया था और इसका जो नाम रखा गया है सेंट मार्टिन द्वीप का, वो सेंट मार्टिन ऑफ टूर्स के नाम पे रखा गया है। सेंट मार्टिन ऑफ टूर्स के नाम पर इसका नाम सेंट मार्टिन द्वीप रखा गया है। इनके सम्मान में, सेंट मार्टिन ऑफ टूर्स के सम्मान में इसका नाम सेंट मार्टिन द्वीप रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए तापी, बी कृष्णा, सी महानदी, डी गोदावरी। तो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है वो कौन सी नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तापी। एक और नदी है नर्मदा। ये दोनों ही भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं और ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। प्रायद्वीपीय मतलब जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो।
तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो ये नर्मदा और तापी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, और ये तापी और नर्मदा ये जो दोनों हैं ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और ये जाके अरब सागर में पश्चिम में गिरती हैं। अरब सागर, जैसे ये इंडिया का मैप हुआ तो ये इस साइड गिरती हैं अरब सागर में। प्रश्न नंबर 9, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। ऑप्शन ए यूएसए के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी ब्रिटेन के संविधान से, डी रूस के संविधान से। तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहां से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यूएसए के संविधान से। जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के किस भाग में आते हैं? तो भाग 3 में। और अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 12 से 35 में इनका वर्णन है। तो मौलिक अधिकारों का भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन है। और इसके अलावा यूएसए से क्या क्या उपबंध लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकारों के अलावा तो वो है न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये उपबंध भी यूएसए के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकारों के अलावा। प्रश्न नंबर 10, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा, बी राज्यसभा द्वारा, सी संसद सदस्यों द्वारा, डी संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो अनुच्छेद 54 जो आर्टिकल 54 है उसके अनुसार राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, और निर्वाचन में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और निर्वाचक मंडल में जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी या फिर पौंडीचेरी की विधानसभाएं भी शामिल है। विधानसभाएं शामिल है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 51। तो कौन सा अनुच्छेद, यहाँ आर्टिकल से क्वेश्चन है, राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 40। और ये जो ग्राम पंचायत की प्रणाली है ये किसके सिद्धांत के अंतर्गत आती है? तो वो है नीति निदेशक सिद्धांत। नीति निदेशक सिद्धांत, नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है। और राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं वो किस भाग में आते हैं? नीति निदेशक तत्व इनका वर्णन किस भाग में है? तो भाग 4। भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 में ये शामिल है। नीति निदेशक तत्व जो है वो भाग 4 के आर्टिकल 36 से 51 में शामिल है। इसके ऊपर ही हमने देखा था कि जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में 12 से 35 में इनका वर्णन है संविधान के।
ये दोनों ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए पारिस्थितिक विज्ञान, बी अनुवांशिकी, सी जननांकी, डी वायरस विज्ञान। तो कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जननांकी। इसको इंग्लिश में डेमोग्राफी भी बोलते हैं, इंग्लिश में डेमोग्राफी भी बोलते हैं जननांकिकी को। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है? ऑप्शन ए गेहूं, बी मक्का, सी अरहर, डी चाय। तो उद्दीपक फसल पहले जानते हैं उद्दीपक फसल है क्या। उद्दीपक फसल उत्तेजक पदार्थ बनाने वाली फसल, उत्तेजक पदार्थ बनाने वाली जो फसल होती है उसे उद्दीपक फसल कहते हैं। तो उत्तेजक पदार्थ बनाने वाली फसल, इसमें कौन सी आपको लग रही है? आप लोग बताइए कि उत्तेजक पदार्थ बनाने वाली जो फसल है कौन सी है? अरहर, मक्का, गेहूं, चाय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चाय। और उत्तेजक उद्दीपक फसल में और क्या क्या आता है? तो जितनी भी नशे टाइप बोल सकते हैं, जैसे आपका चाय, कॉफी, तंबाकू, अफीम, पोस्ता, धतूरा, भांग, सुपारी, आप लोग समझ रहे होंगे, ये सारे फसल उद्दीपक फसल के अंतर्गत ही आते हैं। गेहूं जो है वो रबी फसल में आता है। रबी फसल की जो बुआई होती है, रबी फसल की जो बुआई है वो कब से कब तक होती है? आप लोग भी बताइए। अक्टूबर से दिसंबर, और कटाई होती है मार्च से अप्रैल के बीच। तो रबी फसल में आता है गेहूं, और मक्का और अरहर ये दोनों खरीफ फसल में आते हैं। मक्का, अरहर खरीफ फसल में आते हैं। इसकी बुआई होती है, खरीफ फसल की जो बुआई है वो जून से जुलाई के बीच में, और इसकी जो कटाई होती है, कटाई इसकी होती है मार्च से, कटाई इसकी सितंबर से अक्टूबर के बीच में होती है। तो रबी फसल की बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच, कटाई मार्च से अप्रैल, और मक्का, अरहर खरीफ फसल में आते हैं, बुआई जून जुलाई, कटाई सितंबर अक्टूबर। इस खरीफ फसल में आपका धान भी आ जाएगा। इस समय सबके खेतों में लगा होगा, आप लोग देख रहे होंगे, इस समय काटे जा रहे हैं सबके खेतों में। ये खरीफ फसल है। प्रश्न नंबर 14, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए भरतपुर में, बी मखदूम मथुरा में, सी बीकानेर में, डी अलीगढ़ में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध, ये जो शोध ध्यान रखेंगे बकरियों पर जो शोध है उसका केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मखदूम मथुरा में। प्रश्न नंबर 15, किसान दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 अक्टूबर को, बी 23 नवंबर को, सी 23 दिसंबर को, डी 23 सितंबर को। तो किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 23 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जन्म दिवस के अवसर पर, चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 16, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 1970 ईस्वी में, बी 1972 ईस्वी में, सी 1974 ईस्वी में, डी 1976 ईस्वी में।
तो भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1974 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। और कहाँ की गई थी? तो पुडुचेरी या पौंडीचेरी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17। समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार होगा ए अभिसारी लेंस की भांति, बी अपसारी लेंस की भांति, सी कांच की समतल चादर की भांति, डी दर्पण की भांति। तो अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, पहले ये जान लेते हैं। एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। जो अभिसारी लेंस का फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, धनात्मक, और अपसारी लेंस की जो फोकस दूरी है वो नेगेटिव होती है। फोकस दूरी नेगेटिव मतलब ऋणात्मक। तो इससे दोनों लेंसों का जो युग्म होता है, जो जोड़ होता है, वो 0 हो जाता है और यह जो संयुग्मन होता है वो प्लेट की तरह काम करता है। तो इसका प्लेट की तरह ये दोनों का संयुग्मन काम करेगा। जैसे एक प्लस है, अभिसारी लेंस धनात्मक होता है फोकस दूरी अभिसारी लेंस की, और अपसारी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसलिए इन दोनों का जो संयुग्मन होता है वो जोड़ जो होता है वो 0 हो जाता है, प्लस और माइनस तो शून्य। तो इसलिए ये क्या करता है, एक प्लेट की भांति लेंस काम करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कांच की समतल चादर की भांति। प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इस यौगिक है और उसका वर्गीकरण है। ऑप्शन ए सैक्रिन कार्बोहाइड्रेट, बी एड्रेनलिन हार्मोन, सी थायमिन विटामिन, डी केराटिन प्रोटीन। इसका सही सुमेलित नहीं है। आज पहले तो पूछा जाता था कि सुमेलित है, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं पे ही क्वेश्चन चलते हैं। डायरेक्ट पूछता है कि कौन नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सैक्रिन। तो कार्बोहाइड्रेट ना, ये कृत्रिम मिठास के लिए जो सैक्रिन है प्रयुक्त होता है। सैक्रिन जो है कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 19। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा वन्य पशुओं एवं पक्षियों नामक प्रविष्टि को किस सूची में जोड़ा गया? ऑप्शन ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी इनमें से कोई नहीं। तो 42वें संशोधन के द्वारा वन्य पशुओं एवं पक्षियों को इस सूची में जोड़ा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची। 42वें संशोधन 1976 द्वारा वन्य पशुओं एवं पक्षियों को समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20। 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को निम्नांकित में किन किन देशों ने मान्यता प्रदान की? ऑप्शन ए जापान, बी आयरलैंड, सी कोरिया, डी इटली। और इसका कोड दिया गया है कि कौन कौन देशों ने मान्यता प्रदान की थी। तो वो टोटल देश जो थे वो टोटल 7 देश थे। 7 देश कौन कौन से थे? तो जर्मनी, इटली, इटली का नाम दिया हुआ है, जापान, कोरिया, आयरलैंड, फिलीपींस, फिलीपींस, मांचुको, मांचुको एक देश है। तो हो गया
4 3 7 7 देशों ने मान्यता प्रदान की थी। तो इसका चारों उत्तर होगा। देखते हैं ऑप्शन में किसमें है चारों। A B C D, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और जापान ने, जो जापान है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया था। तो अंडमान एंड निकोबार को दिया था जापान। अंडमान को शहीद द्वीप भी कहा जाता है। अंडमान को शहीद द्वीप कहा जाता है और निकोबार को, अंडमान का नाम जो रखा गया वो शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज्य द्वीप। इन दोनों का जो नामांकन हुआ वो अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज्य द्वीप। और ये कौन दिया था? तो वो जापान दिया था। प्रश्न नंबर 21, सीमा सुरक्षा बल ने मध्य अगस्त 2025 में किस क्षेत्र में ऑपरेशन अलर्ट प्रारंभ किया? तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर करंट के भी क्वेश्चन कराया करिए। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन जो है वो करंट के हैं। हर सेट में 10 क्वेश्चन से लेकर हम, मुझे लग रहा है कि 8 से 10 क्वेश्चन करंट के रहते ही रहते हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दिया करिए। यहाँ से करंट का क्वेश्चन स्टार्ट है। इसके पहले जो था वो प्रीवियस ईयर में आयोग द्वारा पूछे गए क्वेश्चन थे। तो सीमा सुरक्षा बल ने मध्य अगस्त 2025 में ऑपरेशन अलर्ट से क्वेश्चन है, कब प्रारंभ, किस क्षेत्र में आरंभ किया था? तो ऑप्शन ए है पंजाब से लगने वाली पाकिस्तान की सीमा, बी बांग्लादेश से लगने वाली पश्चिम बंगाल की सीमा, सी पाकिस्तान से लगने वाली राजस्थान की सीमा, ऑप्शन डी पाकिस्तान से लगने वाली गुजरात की सीमा। तो ऑपरेशन अलर्ट किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, पाकिस्तान से लगने वाली राजस्थान की सीमा। 17 अगस्त 2011 से 17 अगस्त के बीच ऑपरेशन अलर्ट पाकिस्तान से लगने वाली राजस्थान की सीमा पर आरंभ हुआ था। और किसके द्वारा? तो बीएसएफ के द्वारा। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। मराठी, असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत। उपर्युक्त में से कितनी भाषाओं को क्लासिकल प्रतिष्ठित भाषा का दर्जा भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसके ऑप्शन है केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 4, डी सभी 5। तो क्लासिकल भाषा, पहले तो ये जानते हैं कि क्लासिकल भाषा है कितनी। तो टोटल क्लासिकल भाषा जो है वो 11 भाषाओं को क्लासिकल भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो उसमें से मराठी, असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृतिक, 5 तो प्राकृत 5 तो यही हो गई। इसके अलावा 6 कौन कौन सी है इसको हम जान लेते हैं। तो कन्नड़, मलयाली, तेलुगु, उड़िया, संस्कृत, तमिल। तो 6 ये अन्य भाषाएं हैं और 5 ये टोटल मराठी, असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत, कन्नड़, मलयाली, तेलुगु, उड़िया, संस्कृत, तमिल। ये 11 भाषाओं को क्लासिकल भाषा का दर्जा भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी 5। प्रश्न नंबर 23, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इससे पूर्व किस नाम से घोषित की गई थी? ऑप्शन ए रोजगार आश्वासन योजना, बी रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन ELI योजना, सी सुनिश्चित रोजगार योजना, डी रोजगार सह व्यवसाय योजना। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का पूर्व नाम क्या था या किस नाम से घोषित की गई थी? तो वर्तमान में तो नाम इसका यही है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। तो इसका पुराना नाम क्या है, पूर्व नाम? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना। ये कब चालू हुई थी? तो 1 जुलाई
2025। जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, ये 1 जुलाई 2025 को संघीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना का संवर्धित स्वरूप है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24। एक हालिया अध्ययन में विश्व के सबसे बड़े लौह अयस्क भंडार किस देश में पाए गए हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी चीन, सी भारत, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व के सबसे बड़े लौह अयस्क भंडार की बात हो रही है कि विश्व में सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार किस देश में पाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया का पिलबारा क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया का पिलबारा क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार पाया गया है। प्रश्न नंबर 25। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से, बी पाकिस्तान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी वेस्ट इंडीज। तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा, इस समय ये मैच चल भी रहा है, कई लोग देख भी रहे होंगे आप लोगों में से जो क्रिकेट प्रेमी होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से। प्रश्न नंबर 26। समाचारों की सुर्खियों में रहे बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 2025 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहण, बी अंतरराष्ट्रीय व्यापार और समुद्री वाणिज्य, सी अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों में भू उपयोग, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 2025 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय व्यापार और समुद्री वाणिज्य। ये बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम जो 2025 है, ये भारतीय बिल ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856 की जगह लेगा। और इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम जो है 2025 वो किसकी जगह लेगा? तो भारतीय बिल ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856 की जगह लेगा। और इसका जो उद्देश्य है वो शिपिंग दस्तावेजों के लिए कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाना। तो मतलब आधुनिकीकरण तो इसका उद्देश्य क्या है? शिपिंग दस्तावेजों के लिए कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाना और डिजिटल व्यापार दस्तावेजीकरण के लिए आधार तैयार करना। तो डिजिटल दस्तावेजीकरण जैसे डिजिटल व्यापार दस्तावेजीकरण के लिए आधार तैयार करना इस अधिनियम में है, बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 2025। प्रश्न नंबर 27। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 79th स्वतंत्रता दिवस उद्बोधन में निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा की गई है जो ऊर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भरता प्रदान कर सकती है? फर्स्ट, राष्ट्रीय गहरे पानी अन्वेषण मिशन की शुरुआत करना। सेकंड, भारत के 100वें स्वतंत्रता दिवस तक नाभिकीय ऊर्जा क्षमता में 10 गुना वृद्धि करना। फूट का प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक एवं एक दो दोनों, डी न एक और न दो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा देखेंगे। इसका पहला कूट क्या है? तो राष्ट्रीय गहरे पानी अन्वेषण मिशन की शुरुआत करना, भारत के 100वें स्वतंत्रता दिवस तक नाभिकीय ऊर्जा क्षमता में 10 गुना वृद्धि करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एक व दो दोनों। तो 79th इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उद्बोधन रहा है उसमें क्या घोषणा की गई है ऊर्जा के क्षेत्र में? तो राष्ट्रीय गहरे पानी अन्वेषण मिशन की शुरुआत करना और भारत के 100वें स्वतंत्रता दिवस तक नाभिकीय ऊर्जा क्षमता में 10 गुना वृद्धि करना। प्रश्न नंबर 28।
खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कतिपय कृषि क्षेत्रों को वैश्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों GIAHS के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसका पहला कूट जो है कोरापुट क्षेत्र ओडिशा, 2 कुट्टनाड खेती प्रणाली केरल, 3 कश्मीर की केसर विरासत। उपर्युक्त में से सही कूट है ए केवल 3, बी केवल 1 एवं 2, सी केवल 2 एवं 3, डी 1 2 3 सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1 2 3 सभी। तो खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कृषि क्षेत्रों को वैश्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। किसको किसको? तो कोरापुट क्षेत्र ओडिशा का, कुट्टनाड खेती प्रणाली केरल का और कश्मीर के केसर विरासत को। इसलिए इसका तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29, हाल ही में किस राज्य में श्रम श्री योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किस देश ने 1 जनवरी 2026 से यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए लिथुआनिया, बी बुल्गारिया, सी लाटविया, डी स्लोवेनिया। तो किस देश ने 1 जनवरी 2026 से यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बुल्गारिया। तो आप लोगों के लिए आज एक होमवर्क है कि बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है। ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, तो आप लोग इसको बताइएगा। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरीके से आगे हम और बेहतर प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचार कमेंट के माध्यम से साझा कीजिए। हमें अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़कर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस के साथ, नई उम्मीद के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। ख्याल रखिए अपना और अपने स्वास्थ्य का। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।